Hello. Good afternoon, students. Am I audible? Students, am I audible? Yes. Okay, sorry for the delay. मेरे व्हीकल में कुछ इशू आ गया था इस वजह से. चलिए, ठीक है, स्टार्ट करें. अभी तक कुछ डाउट है आपको जो हमने पढ़े हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? क्योंकि आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और विल ट्राई टू फिनिश. नो डाउट? ओके, मैं पूछूं फिर, क्वेश्चंस पूछूं अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो. यस, नो, कुछ तो बोलिए. ठीक है, ओके. अभी तक हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कर चुके हैं. नाउ वी आर अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम चलते हैं. मैंने उस दिन आपको बताई थी कि देयर इज़ वन लीगल मैक्सिम विच सेज दैट नेमो. अब आप लोग थोड़ा विजिलेंट रहिए, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आप में से किसी से भी. नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. Okay, it is a legal maxim. What does it mean? Anyone? Mr. कुंदन बताना चाहेंगे आप इसका मतलब क्या होता है? मिस रीमा, क्या आप बताना चाहेंगे? कम ऑन, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो समझ आएगा मुझे कि आपको भी कुछ समझ आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है. और आप लोग प्रेजेंट हैं, ये भी, इसका भी एक एविडेंस है कि कुछ आवाज़ आनी चाहिए. एनीवन? कोई और बताना चाहेगा? इसका मतलब होता है वन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़. ओके, मिस्टर रुद्र रंजन, आप हैं क्लास में? प्रेजेंट हैं? जो यस नो करेगा, थोड़ा बहुत आंसर देंगे, उनको भी मैं समझूंगी प्रेजेंट है, अदरवाइज तो अभी कोई भी प्रेजेंट नहीं है क्लास में. मिस जयश्री, स्निग्धा, एनीवन? मिस्टर समुद्र, कोई प्रेजेंट नहीं है. चलो ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I'm present. प्रेजेंट प्रेजेंट ओके. तो थोड़ा हाँ नहीं कुछ कुछ बोलते रहिए साथ साथ में, सो दैट कि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं. अदरवाइज फिर मैं ही खुद को ही पढ़ाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार. ठीक है. Okay. पेज नंबर 101 में ये जो मैक्सिम है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस मैक्सिम विच सेज दैट नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, इट मीन्स दैट one cannot pass a better title than he himself has, which means कि मेरे पास किसी प्रॉपर्टी में जो टाइटल है, मैं सिर्फ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में मेरे पास जो राइट है, मैं सिर्फ वो ही राइट किसी और को दे सकती हूँ. उससे ज़्यादा राइट आई कैन नॉट गिव. ठीक है. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज सेक्शन 27, विच सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इट स्टेट्स दैट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स ऑफ गुड्स. देखो, हमने अभी तक पढ़े हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स कैसे होता है. एक पर्सन से एक पार्टी से दूसरे पार्टी को होता है, एंड इट इज़ फॉर सम कंसिडरेशन. मतलब मैंने अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई हूँ, मैंने आपको ये पेन सेल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम दी सेलर, यू आर दी बायर फॉर ₹10. ओके, एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर. और आप इसको सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं, आप इसको गुड्स कह सकते हैं. ठीक है. अब सेल करने से क्या होगा, इसमें ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? वाई आई एम द सेलर? बिकॉज आई ओन दिस पेन. मेरे पास ओनरशिप है इस पेन की जो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ. बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर द persons do not have the ownership over the property or over the goods, but they transfer or they
सेल इज मेड बाय देम। सो ये कौन से केसेस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो पेन है ये मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे बेच रही हूँ। तो जिस मेरे पास इस पेन पर जितना राइट था, जो मुझसे ये पेन खरीदेगा उसका भी उस पर उतना ही राइट होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये मैक्सिम क्यों दी हुई है? इट इज़ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द राइटफुल ओनर। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास लिमिटेड राइट था इस पेन को लेकर, बट देयर इज़ अनदर पर्सन जो मेरा ब्रदर है, हु ओन्स दिस पेन, उनका पेन है ये। तो अगर मैंने उनसे ये पेन लेकर मैं बोल रही हूँ कि मुझे सिर्फ लिखने के लिए दे दो ये पेन, सिर्फ यूज़ करने के लिए दे दो, और मैं उनसे लेती हूँ और फिर मैं इस पेन को बेच देती हूँ, तो इससे किसका राइट हैम्पर हुआ? बताइए, किसका राइट हैम्पर हुआ इस चीज़ से? मैम ब्रदर का। ब्रदर का, ओनर का, राइट। तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए मेरे पास जो राइट था, मेरे पास राइट था सिर्फ लिखने का। तो मैं जब इसे सेल करूँगी तो जो पर्सन इसे खरीदेगा उसके पास भी कौन सा राइट होगा? सिर्फ लिखने का, ठीक है। मुझसे ज़्यादा राइट किसी को नहीं मिलेगा। मतलब जो मेरे पास राइट था सिर्फ उतना ही राइट बायर को जाएगा। ऑल राइट, ओके मैम। ओके। अब एक और चीज़ है कि ये ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं। देखो, ये तो जनरल रूल हो गया कि इससे ज़्यादा राइट नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज़ अ जनरल रूल, इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। जनरल रूल ये है विच इज़ गिवन इन सेक्शन 27, इसके एक्सेप्शंस है बहुत सारे। अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं, उसके एक्सेप्शंस भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन होता है, इसका पहला एक्सेप्शन है कि जब, याद कीजिए हमने एक मर्केंटाइल एजेंट के बारे में पढ़े थे इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ सेक्शन 178 सेक्शन 178 ए में पढ़े थे, जहाँ पर क्या होता था कि कोई एक पर्सन है वो प्रॉपर्टी रख लेता है क्योंकि वो मर्केंटाइल एजेंट है, देयरफॉर ही टेक्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर एंड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर he is in the possession of the property and then he sold that property to somebody else, and the person to whom, that is the buyer, to whom he sells the property, that is the buyer, he does not have the knowledge that I am not the owner of the property, and buyer in good faith purchases the property from me and he does not have any idea that it does not belong to me. ओके, इन दैट केस जो बायर है उसको फुल राइट मिलेगा, वो सेल कंप्लीट होगी, उनके पास सिर्फ इतना ही राइट नहीं होगा जितना मेरे पास था। दैट बायर विल गेट द फुल राइट, फुल ओनरशिप, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन। क्लियर है? क्लियर है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अनदर, इसके बाद कौन सा है? एस्टॉपल। ओके, एस्टॉपल क्या होता है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एस्टॉपल क्या होता है? एस्टॉपल मतलब होता है कि कोई ऐसी बात बोलना या कोई रिप्रेजेंटेशन देना, उसके बाद उसका कॉन्ट्रेरी देना, ठीक है। तो मैं आज बोल रही हूँ कि हमारी जो क्लास है इसमें सब लोग, मैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके सब आंसर देंगे, ठीक है। आज मैंने ये कह दी कि हमारी क्लास में जो जो आंसर देंगे मैं उन सबको एक गिफ्ट दूंगी, ठीक है। अब इस पर आप सब लोग प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं मैं किसी को गिफ्ट नहीं दूंगी, आप सब लोग प्रिपेयर करके आते हैं, आप लोग सब आंसर भी देते हैं, बट मैं किसी को गिफ्ट नहीं देती हूँ। और फिर मैं डिक्लेयर करती हूँ कि नहीं मैं किसी को गिफ्ट नहीं दूंगी। तो ये क्या हुआ कि जो मैंने पहले कही थी मैं उस बात को अभी नेगेट कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लॉ जो है वो बोलेगी कि नहीं, मुझे बोलेगी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इट विल स्टॉप मी, स्टॉप से वर्ड आया है एस्टॉपल, मेरे ऊपर स्टॉपल लगेगा, वेयर आई विल बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ टू से एनीथिंग contrary to which I have already stated or done or representation made by me। क्यों ऐसा होगा?
क्योंकि लॉ कहती है कि जब आपने कोई ऐसा काम कर दिए हैं या फिर जब आपने कोई ऐसा एक्ट किए हुए हैं या आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने उस प्रॉमिस पर कोई काम कर दिया है। अब मैंने आपको बोली कि आप लोग सब पढ़ कर आएंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो मैं गिफ्ट दूंगी। आप सब लोग पढ़ाई किए उसके लिए, आपने उस रिप्रेजेंटेशन को सच माने। अब फिर मैं बाद में बोलूँगी कि मैं नहीं दूंगी, तो इससे क्या हुआ, आप लोगों का वैसे तो पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने जो आपका टाइम था वो उस चीज़ में यूटिलाइज़ किया, ठीक है। तो और अगर जब वो नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो इसलिए मुझे लॉ बोलती है कि मेरे किसी रिप्रेजेंटेशन पर किसी और ने एक्ट किया और तो मैं उस बात से वापस नहीं जा सकती। क्लियर है? दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं एस्टॉपल, ठीक है। Yes, तो ma'am. ये एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट। अब ये यहाँ पर एक्सेप्शन कैसे है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन ऐसे है कि जब कोई और पर्सन, मैं अभी ये सेम एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मेरे भैया का पेन है, ठीक है, मेरे ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर है, मेरे सिबलिंग है, उनका ये पेन है। मैं इस पेन को पेन मेरा नहीं है, रिमेंबर, ठीक है, मेरे सिबलिंग का पेन है। मैं और मेरे साइड में ही मेरे सिबलिंग हैं यहाँ पर, और मैं किसी थर्ड पर्सन को बोल रही हूँ कि ये लीजिए, ये पेन मैं आपको बेच रही हूँ। जब मैं आपको ये पेन कह रही हूँ कि दैट आई एम सेलिंग दिस पेन टू यू, एट द सेम टाइम माई सिबलिंग हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, he or she is saying he or she is not saying anything against it, ठीक है। इट मीन्स कि वो एक तरह से अलाउ कर रहे हैं मुझे ये पेन बेचने के लिए। तो अब वो जब नेक्स्ट टाइम जब बोला जाएगा कि ऑल्दो आई वॉज नॉट ऑथराइज टू सेल दिस पेन, तो ये क्या था कि उनका रिप्रेजेंटेशन आएगा कि बिकॉज एट दैट टाइम ही कुड हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम सेलिंग दिस पेन टू समबडी एल्स। यहाँ पर लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन होने से क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि दैट ही हैज़ अलाउड मी टू सेल दिस पेन, राइट। तो ये होगा, एस्टॉपल लगेगा ओनर के ऊपर, और नाउ दिस सेल, जो मैं बेचूंगी ये पेन, तो जो बायर होगा वो पेन का विल गेट दी फुल ओनरशिप, राइट। क्लियर है? सेल बाय अ जॉइंट ओनर। थर्ड, अब किसी प्रॉपर्टी के, किसी गुड्स के एक से ज़्यादा मालिक हैं, एक से ज़्यादा ओनर हैं, और जो पर्सन, फॉर सेम एग्जांपल हम देख रहे हैं, इस पेन के 4 ओनर हैं, जिसमें से एक पर्सन के पास ये पेन है, और वो पर्सन बाकी लोगों की कंसेंट से इस पेन को सेल कर रहा है, राइट। जस्ट अ मिनट, इस पेन को सेल कर रहा है, तो क्या होगा नाउ, क्योंकि इसमें कंसेंट सभी लोगों की है और ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसलिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल, दिस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, ऑल दो एक ही पर्सन इसे सेल कर रहा है, इन दिस केस द ओनरशिप विल पास ऑन टू द बायर। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ओके, मतलब बहुत ही जनरल सी बातें हैं इसमें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है, अब हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मर्केंटाइल एजेंट की हमने बात की है, इसी से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन था, और ऐसा ही एक और है, सेक्शन 178 हमने पढ़े थे, वो कह रहा था कि जस्ट अ मिनट ना, क्या होता था, चलिए इसी बहाने मुझे याद आ गया, आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था?
कोई बता सकता है? एनीबडी? एनीवन? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? अभी कुछ याद आया? सब पढ़े और सब भूल गए? वेरी गुड. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फ्लुएंस्ड और विशिएटेड बाय coercion, undue influence, misrepresentation or fraud, then in that case that contract is said to be voidable. And voidable का effect क्या होता है? That the person whose consent has been vitiated has the option to repudiate the contract. ठीक है? तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर कोई voidable contract है और उस contract के अंदर अगर वो contract रेसेंड नहीं किया गया है, दूसरी पार्टी ने जिसके पास ये ऑप्शन था टू रेसेंड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट रेसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस और सेल कर देती है जो प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, और बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज ऑफ दिस डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द सेलर. इन दैट केस द बायर विल गेट द फुल ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी. ऑल राइट, नेक्स्ट है फिफ्थ है कि सेल बाय सेलर ने पहले क्या किया, सेलर ने ये बहुत अच्छा मतलब आप लोगों को समझ आएगा. पहले सेलर ने एक प्रॉपर्टी है, ये पेन है, मैंने एक पर्सन बी को पेमेंट दे दी हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी डिलीवरी नहीं दी हूँ. एट द सेम टाइम फिर मैंने ये पेन, सेम पेन पर्सन सी को भी पे कर दी हूँ, पर्सन सी को भी सेल कर दी हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सेम चीज़ दो लोगों को सेल कर दी हूँ. तो इस केस में ऑल्दो आई वॉज नॉट ऑथराइज टू डू दैट, बट सिंस द प्रॉपर्टी एंड द डिलीवरी हैज नॉट बीन मेड टू द फर्स्ट बायर, देयरफॉर द सेकेंड पार्टी इफ इट इज एक्टिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज ऑफ माई डिफेक्ट इन टाइटल, वो अगर पैसे पूरे मुझे पेमेंट करेगी तो देन विल गेट दी whole ownership, the full ownership over this property. और same goes with the buyer. Clear है? जो थर्ड पर्सन होगा उसको ओनरशिप ट्रांसफर होगा अगर वो फुल पेमेंट करता है तब. यस, क्योंकि पहले वाले पर्सन को लेना चाहिए था डिलीवरी, बट दैट पर्सन डिड नॉट टेक द डिलीवरी. प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी इसकी पोजेशन या प्रॉपर्टी किसके पास थी? सेलर के पास थी. आपके पास. हाँ. तो सेलर ने फिर से किसी और को दे दिया. भाई बायर को देखना चाहिए ना, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो ओनरशिप है ये किसको पास ऑन हो गई? टू दी अनदर बायर. ओके मैम. ठीक है, फिर आएगा सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेम गोज इन द केस ऑफ बायर. और फिर अब एक अनपेड सेलर वाला है, इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसलिए मैं अभी बताती हूँ आप लोग को उसमें क्या होगा. ठीक है, फिर इसके बाद सेम चीज़ सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ है प्रोविजंस जो एक्सेप्शन है. सेक्शन 169 ये कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स. हमने बताया था कि फाइंडर ऑफ गुड्स कोई एक पर्सन है, कोई चीज़ है जो कि लॉस्ट हो गई है, उसके बाद उसे जो फाइंड करता है दैट पर्सन हैज़ दी राइट. पहले तो उसके पास क्या है कि जाके ढूंढेगा ओनर को कि कौन है, फिर नहीं मिला, या फिर चीज़ कोई ऐसी है जो खराब पेरिशेबल इन नेचर है, जैसे फ्रूट्स हैं, और वो एक दिन उसने ढूंढा, 2 दिन ढूंढा, उसके बाद लगा कि अब तो ये खराब हो गया और ओनर तो मिल नहीं रहा है, तो नाउ द फाइंडर हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स. दूसरा है अनदर एग्जाम्पल पॉनी. सेम आप लोग ने जो हमने प्लेज थी, प्लेज के केस में भी पॉनर होता था और पॉनी होता था. तो जो पॉनी के केस में पॉनी के पास जब पोजेशन होती थी गुड्स की और पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ दी जो अमाउंट होता था, कोई डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए डिफॉल्ट करता था, इन दैट केस पॉनी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स प्रोवाइडेड दैट नोटिस देना होता था उसे पॉनर को, और फिर वो सेल कर सकता है. याद आ रहा है कुछ प्रोविजन? तो ये कॉन्ट्रैक्ट में भी दीज आर दी एक्सेप्शंस टू दी जनरल रूल. एंड जनरल रूल क्या है? दैट वन कैन नॉट पास ऑन अ बेटर टाइटल देन ही और शी हिमसेल्फ हैज़, दैट इज नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. इसी के साथ अब मैं पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं. पहले आता है, मैं आपको अनपेड सेलर का भी बता देती हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है.
नाम से समझ आ रहा है आप लोगों को, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन कहलाएगा? अनपेड से क्या समझ आ रहा है? देखिए सेलर मतलब तो कौन होगा? द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स। क्लियर है? अनपेड कौन है? वही सेलर जो कि गुड्स पे कर रहा है लेकिन उसे कुछ पैसे नहीं मिले हैं, तो उसके क्या क्या राइट होंगे? आइडियली तो व्हाट इज द केस सिनेरियो, दैट सेलर कोई चीज़ सेल करेगा, बायर कोई चीज़ बाय करेगा, तो बायर इज सपोज टू गिव सम प्राइस और कंसिडरेशन फॉर द सेम टू द सेलर, लेकिन सेलर को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं, उनसे सामान लेकर आते हैं और दुकानदार को कोई पैसे नहीं देते हैं, तो वो बन जाता है अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं ये हम पढ़ते हैं। देखा जाए मोटे मोटे तौर पे देयर आर 4 राइट्स। पहला है राइट टू लियन। लियन हमने पहले ही पढ़े हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये ICMI का, बहुत बार आता है CMA में ये क्वेश्चन। लियन क्या होता है? राइट ऑफ लियन, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े थे, ये होता है राइट टू रिटेन द गुड्स। मैं जाती हूँ मेरी वॉच रिपेयर करवाने के लिए और मैं जाकर एक इस तरह से, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, अब मैं सेल करने की बात करती हूँ कि कोई फॉर एग्जांपल मैं अपनी वॉच ही किसी से मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, तो पैसे तो मुझे डिलीवरी भी नहीं मिली है और मैंने पैसे भी नहीं दिए हूँ, तो दैट पर्सन कैन हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स। जब तक कि उसे पैसे ना मिले तब तक वो अपने पास सामान को रख सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं राइट टू लियन। क्लियर है? यस मैम। दूसरा राइट है स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। देखो अभी तो हम छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जनरली ये जो सेल ऑफ गुड्स है ये उन चीज़ों पर भी अप्लाई होता है, जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें सप्लाई वाली चीज़ है कि बहुत सारे चेयर्स एंड टेबल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं या कुछ भी, तो वहाँ से जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी करना होता है बहुत सारे सामान को, तो अगर सेलर को उसका अमाउंट नहीं मिला है तो सेलर हैज़ द राइट टू स्टॉप द ट्रांजिट, मतलब जो गुड्स जा रहे हैं वो बीच में रोक सकता है, बोले कि मैंने यहाँ से मैं कोई आई एम द सेलर ऑफ लेट्स से रेफ्रिजरेटर्स, और मैंने कही थी कि आप मुझे मैंने यहाँ से सामान निकलवा दी हूँ, वो 2 दिन में पहुँचेगा सामान, और उसके पहले आप मुझे पेमेंट दे दीजिए। 2 दिन बीत गए, सामान पहुँचने वाला है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले, तो मेरे पास राइट है कि मैं रोक सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं बोलूँगी सामान को जो भी डिलीवरी एजेंट रहेगा, आई विल कॉल एंड से कि भाई वापस ले आओ, पैसे तो मिले नहीं है, स्टॉप, वहीं रुक जाओ जहाँ हो, ठीक है। सो दैट इज़ द राइट ऑफ द सेलर कि भाई जो ट्रांजिट है उसमें आप रोक दो सामान की डिलीवरी होने से। नाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न है, मतलब इसके लिए पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि कब आप कर सकते हैं कि गुड्स है जबकि ट्रांजिट में है, और दूसरा है कि या तो आपको पैसे नहीं मिले हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था कि इतने टाइम तक आपको मिल जाने हैं, तो नहीं मिले हैं, पहली चीज़ तब आप रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ आप तब रोक सकते हैं जबकि आपको पता चला कि भाई बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं अब अपने डेट्स पे करने के लिए। जब डेट्स पे करने के लिए पैसे नहीं है तो फिर मेरे पास जो सामान है उस सामान को जो उसने ख़रीदा है उसको पेमेंट करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर मैं वापस बुला सकती हूँ अपने सामान को, ठीक है। देयर आर 2 कंडीशंस। क्या है? पहले तो गुड्स है कि नीड्स टू बी इन ट्रांजिट, और दूसरा क्या होना चाहिए कि पर्सन या तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हो या तो फिर इंसॉल्वेंट हो गया हो, ठीक है, ये श्योर हो। तीसरा राइट है रीसेल का। अब मुझे अमाउंट, ये जो राइट है ये कुछ ऐसा है कि मैं हूँ, आई एम द सेलर, मैंने कोई चीज़ सामान किसी को सेल की हूँ, ऑल्दो प्रॉपर्टी की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, ठीक है, और पर्सन ने मुझे पैसे भी नहीं दिए अभी तक, तो मेरे पास एक राइट है कि भाई इतने टाइम तक आप पैसे दो, अदरवाइज मैं इसे किसी और को सेल कर दूंगी, और अगर वो मुझे पैसे नहीं देता है तब तक देन आई विल सेल दिस द थिंग टू समबडी एल्स। सो इसे कहते हैं रीसेल का राइट है सेलर के पास। मैम, हाँ हाँ, अगर वो पेमेंट कंप्लीट 100% नहीं करके अगर कुछ एक छोटा सा अमाउंट भी अगर पे करके रखते हाँ, तो वो यस, जो
अनपेड है, अनपेड का मतलब होता है होल और इन पार्ट, पूरा या थोड़ा सा भी पेमेंट नहीं हुआ है सेलर को, तो उसे अनपेड सेलर ही कहा जाएगा। ठीक है। तो मतलब मैम अगर आप पकड़ लीजिए किसी सामान का प्राइस अगर 1000 रुपीज़ हो, तो राइट। अगर उसको 200 रुपीज़ दे के भी रखा हुआ है फिर भी वो रीसेल कर सकेगा सेलर, अनपेड सेलर। यस, क्योंकि 200 रुपीज़ अनलेस की कंडीशन थी कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। अगर आपने बोले कि मैं 200 रुपीज़ के 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा, आप मेरे सामान दे दो, तो वेल एंड गुड है, इट इज़ अ कंडीशन फॉर पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो उसने सिर्फ 1000 में से 200 रुपये दिया है, डिलीवरी पेमेंट, डिलीवरी की डेट भी आ गई है, और उसने बाकी 800 रुपये नहीं दिया है, तो इस केस में ये सारे राइट्स हैं सेलर के पास कि रोक के रखेगा सामान, रास्ते में से रुकवा लेगा, वापस ले लेगा, रीसेल कर सकता है। दिस इज द राइट, दीज आर द राइट्स। ओके मैम। ओके, इसके बाद लास्ट राइट है टू विथहोल्ड डिलीवरी, मतलब दिस इज सिमिलर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के जैसे ही है ये, कि डिलीवरी जो होगी उसको रोक लेगा। गुड्स बायर को डिलीवर करने से पहले ही रोक देगा किसी भी वे में, इधर बाय स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट या फिर खुद ही सामान देने से पहले ही रुक जाएगा, रोक के रखेगा। सो दिस इज अनदर राइट ऑफ द अनपेड सेलर। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। ये तो राइट्स हो गए कि वो विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स क्या कर सकता है। दीज आर द राइट्स ऑफ द सेलर विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। ठीक है। देयर आर अनदर राइट्स ऑफ द सेलर विथ रिस्पेक्ट टू द बायर। अब वो बायर के अगेंस्ट क्या चीज़ें कर सकता है? देखो मैंने सामान तो रुकवा लिया, सब कुछ कर लिया हूँ, ठीक है, लेकिन अब ये मुझे ये प्रॉब्लम है कि आपने मेरे साथ गलत किए हैं, तो इसलिए क्योंकि पर्सन अनपेड सेलर हो गया, नाउ ही हैज सम राइट्स अगेंस्ट द बायर ऑल्सो। व्हाट आर दोज राइट्स? पहला है कि ही कैन सू फॉर प्राइस। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी राइट नहीं रहा सेलर के पास, तो अब उसके पास क्या राइट है कि वो बायर को सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द बायर फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस, कि मुझे जितना अमाउंट है वो दो। दूसरा क्या कर सकता है? इंटरेस्ट उसके लिए दे सकता है, इंटरेस्ट के लिए सूट फाइल कर सकता है। तीसरा राइट है, वो बोलेगा कि एक काम करो, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसे ख़त्म ही कर देते हैं और मैं आपसे कुछ डैमेजेस ले लेता हूँ, मतलब कॉम्पनसेशन ले लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में जो था, मुझे नहीं करना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहा हूँ और अब मुझे आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि आपने ब्रीच किया इसकी कंडीशन, तो मुझे इसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। अभी हमारे बीच में अब कोई रिलेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और एक और राइट है, इट कैन क्लेम डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर ने सामान भेजा और बायर ने लेने से मना कर दिया, लेने से मना करने पर क्या होगा? बायर के पास तो राइट है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, बायर के पास राइट है कि वो एक्सेप्ट ना करे सामान को, और जब उसने राइटफुली किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने रॉन्गफुली लेने से सामान मना किया, मतलब जब सब कुछ सही था, सब सैंपल से भी मैच कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने बायर ने लेने से मना कर दिया सामान को, गुड्स को, इन दैट केस द सेलर हैज़ द राइट टू sue, to file a case for damages, for compensation, for non-acceptance of the goods. Clear है? ये सारी रेमेडीज किसके अगेंस्ट हो पाएगी? ये बायर के अगेंस्ट जाएगी डायरेक्टली। मैम वो डैमेजेस आपने क्या लिखा है मैम, डैमेजेस के पहले? किसके पहले? वो एंड डैमेजेस जो लिखा है मैम, सेकंड लास्ट पॉइंट। रेपुडिएट, रेपुडिएट मतलब खत्म करना। रेपुडिएट एक वर्ड होता है, REPUDIATE, रेपुडिएट मतलब खत्म करना या रेसेंड करना, RESCIND इज अनदर वर्ड, या कैंसिल कर सकते हैं आप वो कॉन्ट्रैक्ट को। यस, कॉन्ट्रैक्ट को। ओके ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सारे राइट्स सेलर के हो गए, अनपेड सेलर के हो गए। अब देयर आर सर्टेन अदर राइट्स विच इज अवेलेबल टू द बायर ऑल्सो। बायर को भी कुछ राइट्स हैं सेलर के अगेंस्ट।
कि सेलर ने अगर कोई गड़बड़ किया है तो उसके लिए पहला है कि अगर सामान ने डिलीवर नहीं किया, अभी हम अनपेड सेलर की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल एक सेलर की बात कर रहे हैं कि बायर के कौन कौन से राइट हैं। पहला है कि अगर सेलर ने गुड्स ही डिलीवर नहीं किए तो इट कैन द बायर कैन सू द सेलर फॉर नॉन डिलीवरी। दूसरा है कि इंटरेस्ट के लिए प्राइस के लिए कर सकता है, अगर उसे डिलीवरी नहीं हुई है तो पहले डिलीवरी के लिए, फिर दूसरा कि गुड्स के लिए, मतलब फिर दूसरा किसके लिए कर सकता है, फॉर प्राइस के लिए कि भाई मैंने पैसे दे दिया हूँ, आपने गुड्स डिलीवर नहीं किया, मुझे मेरे पैसे वापस दो। तीसरा है कि अगर उससे उसे कोई नॉन डिलीवरी करने से कोई डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो वो उसके लिए कॉम्पनसेशन मांगेगा कि भाई मैंने आपको बोला था कि मुझे इस डेट तक आप डिलीवरी दे देना आपने, और मैंने कहा भी था कि अगर आप नहीं देंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, जो कि हुआ। तो इट कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे कॉम्पनसेशन दो इसके लिए। और एक और राइट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। वो क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? मतलब वो कोई चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि अब उसके लिए ना कॉम्पनसेशन एक अच्छा राइट, एक सही कह सकते हैं एप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल पिकासो की पेंटिंग थी, ठीक है, जिसको बायर सेलर से खरीदने वाला था, लेकिन सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया और नहीं दिया, तो इस केस पे बायर कैन आस्क फॉर क्लेम फॉर द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि पिकासो की जो पेंटिंग है दैट इज़ मतलब अकॉर्डिंग टू बायर दैट इज़ सो वैल्यूएबल कि उसको आप कॉम्पनसेशन में, आप प्राइस में या कोई और रेमेडी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, मुझे उसे तो वही पेंटिंग ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जिस बात की, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस बात के सेल या परचेज के लिए, उस चीज़ को आप परफॉर्म करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, इज नोन एज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऑल राइट, एक और राइट है सेलर बायर के पास विच इज़ द राइट टू रेपुडिएट। कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज अग्री करेंगे कि भाई अभी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, तो बोथ द पार्टीज कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड मतलब विद म्यूचुअल कंसेंट कैन may file a suit and repudiate or cancel the contract between them. Okay, these are the rights which is provided or available to the buyer against the seller. मैम अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना चाहता है लेकिन सेलर नहीं एग्री हो रहा है तो उस वैसा हो सकता है क्या कभी? तो फिर उसके बाद वो केस फाइल कर सकता है। अब फिर कोर्ट देखेगा कि उसमें कितना मेरिट है केस में, कि किस रीज़न की वजह से बायर मना कर रहा है, क्या इट इज़ ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर, इस वजह से है, और अगर नहीं है तो फिर मतलब इट विल टोटली मेरिट्स पे डिपेंड करेगा, केस के फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, यस मैम। अब है हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे परफॉर्म होता है, हमने देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, पहला एक ऑफर होगा, ठीक है, सेम कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होगा, लेकिन ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं विच इज़ फॉर सेल। तो पहले क्या, एक पर्सन ऑफर देगा, दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसे एक्सेप्टेंस करेगा फॉर सम प्राइस करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा, फिर ये एक एग्रीमेंट बन जाएगा। अब एनी एग्रीमेंट, प्रॉमिस के बाद फिर ये एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए था, फॉर सेल ऑफ सम गुड्स, जिसमें ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे हुई कंप्लीट, पहला है कि ए ने बोला कि आप मुझसे मेरा फ़ोन खरीदेंगे क्या फॉर ₹10,000, बी बोलता है हाँ, तो यहाँ पर दोनों की ऑब्लिगेशन क्या है, सेलर की ऑब्लिगेशन है दैट ही हैज़ टू डिलीवर द फोन एंड बायर हैज़ टू पे द अमाउंट। दिस इज़ द कंकरेंट थिंग, मतलब दोनों को एक साथ चीज़ें होनी पड़ेगी, आप पैसे भी देंगे और प्रॉपर्टी भी डिलीवर होगी, अनलेस कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था जिसमें टाइम लगेगा या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की बात है या पोस्ट डिलीवरी बात की बात है। अदरवाइज इन जनरल पार्लेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी और पेमेंट साथ में होगी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट होगा कि द
उसे फिर दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करेंगे। बायर क्या एक्सेप्ट करेगा? बायर विल एक्सेप्ट द गुड्स और प्लस बायर के पास राइट होगा कि वो गुड्स को देखे, एग्जामिन करे कि भाई ये गुड्स सेम उस गुड्स से रिलेटेड, उस गुड्स के इक्वल है या नहीं है जिन गुड्स के लिए मैंने जो देख कर आया था, या सेम गुड्स हैं या नहीं है, या कोई और गुड्स मुझे दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद सेलर देखेगा कि भाई जो अमाउंट मुझे दिया वो भी सही है कि नहीं है, इक्वल जितना मैंने बोला था उतना है कि नहीं है। फिर जैसे ही बायर को लगेगा कि हाँ भाई गुड्स तो वैसे ही हैं जैसे मुझे चाहिए थे, जैसे मैंने बात किया था, जैसे इसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ही विल एक्सेप्ट द गुड्स। और फिर फाइनल डिलीवरी खत्म होके कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? दिस इज दी होल सोल कंडीशन, मतलब एक कह सकते हैं हम, इट इज द जर्नी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है ऑक्शन सेल्स। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है ऑक्शन सेल्स पे। ऑक्शन सेल क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है, ऐसी कोई सेल जिस हो रही है विच इज डन बाय वे ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन आप लोग को पता है कैसे होता है? मैम बिडिंग। यस। तो क्या होता है, पहले कोई सामान होगा और कस्टमरी प्रैक्टिस होती है कि कोई सामान होगा, फिर उसकी एक बेस वैल्यू रहती है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है, जो पार्टीज बैठे रहते हैं सामने, बिडर्स बैठे रहते हैं, वन बाय वन वो क्या करेंगे? बिड करेंगे, प्राइस बिड करेंगे, और फिर वो बढ़ती रहेगी विद टाइम। उसके बाद 1 2 3 ऐसे तक काउंट करते हैं, और जैसे ही 3 जो भी अमाउंट है उसके आगे अगर किसी ने कुछ नहीं बोला और 3 के काउंट पे विद द फॉल ऑफ द हैमर क्या होगा? सामान बिक जाएगा। ठीक है, ऑक्शन हो जाएगा उस चीज़ का। या तो अलग अलग जगह ऑक्शन में हाईएस्ट प्राइस में वो सेल होता है क्या? यस, मतलब जो लास्ट प्राइस है उस पर होगा, लास्ट हाईएस्ट प्राइस पर। अब किसी ने 1000 रुपीज़ बोला, उसके बाद फिर किसी ने 2000 बोला, फिर 3000 बोला, फिर 3000 के आगे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर वो 3001 3002 3003 पे सोल्ड। ठीक है, इसके पहले और पार्टीज के पास क्या राइट है कि वो फॉल ऑफ द हैमर या फिर और भी जो कस्टमरी प्रैक्टिस होती है अलग अलग जगह, उसके पहले पर अपनी बिड वापस ले सकते हैं हैमर के गिरने से पहले। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ प्राइस को एस्केलेट करने के लिए ही बिड करते हैं, उनका इंटेंशन नहीं होता है उसे खरीदने का। ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसा कुछ होगा तो सेल क्या होगी? वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 5 लोग बैठे हैं तो जिसमें से 2 लोग हैं खरीदने के, मतलब विच हु रियली वांट्स टू बाय इट, वाइल द अदर जो 3 हैं वो लोग जस्ट प्राइस को एस्केलेट करना चाह रहे हैं। तो जो भी एक पर्सन बोलता है दूसरा उसका और डबल बोलता है, ट्रिपल बोलते हैं, ऐसा करके। तो उसके बाद बायर तो खरीद लेता है जिनको खरीदना होता है, लेकिन जब पता चलता है कि द अदर पर्सन्स वो लोग दे वर देयर जस्ट टू एस्केलेट द प्राइस एंड नॉट विद द क्लियर इंटेंशन ऑफ बाइंग दैट गुड्स, तो इन दैट केस क्या होगा? जो सेल होगी, जो ऑक्शन हुआ है, इट इज़ वॉइडेबल। मतलब जो बायर जिसने खरीदा है उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो उसको जो सेल हुई है उस गुड्स को खरीदने के लिए हाँ भी बोल सकता है, या फिर बोलेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत हुआ है तो मैं वापस भी ले सकता है वो अपने जो भी बिड है उसे। क्लियर है? यस मैम। ओके, बस खत्म हो गया आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट स्टार्ट करेंगे। डाउट्स हो गए तो प्लीज़ पूछिएगा। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रीड करके आइएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम बिल्कुल उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर जाएंगे। ठीक है, आप लोग ने शायद से पहले ही पढ़े हुए हैं फाउंडेशन में, तो ये हेल्पफुल रहेगा थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के लिए। और फिर उसके आगे जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम डील करेंगे। एक्सरसाइज कर लें थोड़ी सी MCQs, यस और नो। मैम सेक्शन 169 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सेक्शन 169 ना, सेक्शन 169 ma'am. कहता है इट इज़ द राइट ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन सा होता है? नाम से समझ आ रहा है कि जिसको गुड्स मिले हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट द ओनर ऑफ द गुड, बट उसे मैं जा रही हूँ, चल रही हूँ रास्ते में, मुझे
एक बहुत अच्छा आईफोन गिरा हुआ मिला, ठीक है, तो अब मैं उसको उठाऊंगी और क्या करूंगी, अपने पास रख के घर नहीं चली जाऊंगी, मैं देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि उसे अच्छे से रखूं और मैं उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करूंगी. दिस इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स. फिर इन द मीन वाइल मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है ओनर, या फिर अगर मुझे ओनर मिल जाता है लेकिन वो मना कर रहा है, मुझे उसका फाइंडर के पास एक राइट होता है कि वो 2/3 ऑफ द वैल्यू, जो भी सामान है उसकी 2/3 ऑफ द वैल्यू तक ही कैन क्लेम दी अमाउंट, कि भाई मुझे सामान मिला, मैं आपको लौटा रहा हूँ, तो उसका आप मुझे प्राइस के तौर पर 2/3 ऑफ द वैल्यू दे सकते हैं. 100 रुपये की चीज़ आप मुझे 66 रुपीज़ दे सकते हैं फॉर दैट थिंग. अगर जो जिस ओनर है अगर वो देने से, इतना अमाउंट देने से मना कर रहा है, तो इस केस में, और या फिर तीसरा ऐसी चीज़ कि कोई चीज़ जो पेरिशेबल है, इन दैट केस अगर इनमें से कोई भी तीन चीज़ें में से कोई एक चीज़ हो रही है, तो नाउ दी सेलर हैज़ द राइट, द फाइंडर हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स. ठीक है, यस मैम. फिर वो बेच सकता है और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, कितना अमाउंट उसे मिलता है या कुछ भी. ठीक है, तो ये होता है फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट है. अब यहाँ पर जो फाइंडर जब सेल करेगा चीज़ों को, तो ऑल्दो ही इज़ नॉट द ओनर हियर, ही इज़ जस्ट अ फाइंडर ऑफ द गुड्स. लेकिन यहाँ से जो पर्सन उससे खरीदेगा, बाय करेगा, द बायर विल हैव द फुल ओनरशिप ओवर द गुड्स. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. क्लियर है? यस मैम. एनी अदर क्वेश्चन? पेज No, नंबर ma'am. 117 में कर लें एमसीक्यू थोड़े से. क्वेश्चन नंबर 1, अ सेल इज कंप्लीट व्हेन द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1. क्या ट्रांसफर होता है सेल में? मनी, ओनरशिप, यूसेज, नन ऑफ द अबव. Ownership. Ownership. Yes, very good. Next, the consideration in contract of sale must be 117. Yes. Question number 2, the consideration in contract of sale must be. Consideration क्या होता है सेल में? And price. Yes, price is the consideration. Question number 3, the subject matter of the contract must be. Subject matter क्या होता है? Sale. Sale, right. On which date was the sale of goods enforced? हाँ, कब से हुआ है? 1930. Yes, हमेशा मैं बोलती हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. फिर एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिस इज नॉट इंक्लूडेड. देखिए हमेशा क्वेश्चन मैं बताई थी आपको कि इंक्लूडेड है ये नहीं पूछता है, क्या नहीं इंक्लूडेड है वो पूछता है. तो क्या इंक्लूडेड नहीं था, हमने फर्स्ट क्लास में देखे थे गुड्स की डेफिनेशन में. यस, मनी, राइट. ग्रोइंग क्रॉप था उसमें, गुडविल तो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन वो ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी थी. टेबल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्सक्लूसिवली उन्होंने क्या क्या चीज़ को हटाए थे? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. ये दोनों गुड्स नहीं है. गुड्स कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में. ये भी याद रखिएगा, ठीक है. ठीक है, आई होप इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कोई इसमें किसी में प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आप लोग को होनी चाहिए. अगर होगी तो प्लीज़ पूछिएगा. सर नहीं आया ना अभी? अभी नहीं आया ना सर? मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास को थोड़ी देर. हाँ हाँ, ओके. आ गए क्या सर? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है. फिर अब नहीं है आपको कोई डाउट तो मैं समझती हूँ, ठीक है. प्लीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़कर आइएगा. थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मतलब आप लोग को पहले से रीड करके आओगे तो टर्म्स को समझने में नहीं होगी. जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें कुछ कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी तो वो आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होगी रीड करने से. अदरवाइज मैं तो आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी. ऑल राइट, देन थैंक यू. कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कभी भी. थैंक यू सो मच.